हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। राजस्थान हिस्ट्री में आज अपन बात करेंगे किंगडम ऑफ मेवाड़ की जो डायनेस्टीज़ हुई है उनके बारे में आज अपना फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे। एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले देना चाहूँगा कि राजस्थान में जो भी कोई भी एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उन एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वर्ल्ड हिस्ट्री कवर वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर हो चुकी है इंग्लिश के अंदर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। साथ में राजस्थान ज्योग्राफी भी ऑलमोस्ट कवर्ड है, 2 या 3 वीडियोज़ हो रहेंगे तो वो भी कवर हो जाएगी। और राजस्थान हिस्ट्री है, ये थोड़ा लेंदी सब्जेक्ट है तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। तो वो 2 सब्जेक्ट हैं जो ज्योग्राफी के वर्ल्ड और राजस्थान ज्योग्राफी वाले सेगमेंट है वो कवर्ड है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट गिवन है वहाँ पर जाकर देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, द किंगडम ऑफ मेवाड़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। सबसे पहले अपन इंट्रोडक्शन लेते हैं। देखो, मेवाड़ जो है इसमें आज के अगर टाइम की बात की जाए तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं, कौन कौन से रीजन्स आते हैं उनमें तो चित्तौड़गढ़, राजसमंद, उदयपुर और डूंगरपुर, बांसवाड़ा, मतलब सदर्न राजस्थान इसमें मेजरली आता है। और अगर देखा जाए आज के टाइम पे तो उदयपुर जो संभाग है, उदयपुर जो डिवीज़न है वो किंगडम ऑफ मेवाड़ के अंडर आया करता था। ओरिजिनली अगर नाम दिया जाए तो शिवी जनपदों की अगर आपने वीडियो नहीं देखे तो देख लो, और देख लिए हैं तो शिवी जनपद का नाम आया था। शिवी जनपद उस टाइम पे उससे बोला गया था मेदपाट और प्रागवाट, अलग अलग नाम बोले गए थे। तो यहाँ पर लॉर्ड शिवा का एक मंदिर है, उनको मेदपाटेश्वर बोला गया। क्या? लॉर्ड शिवा के मंदिर को क्या बोला गया? मेदपाटेश्वर, मतलब लॉर्ड ऑफ मेदपाट। मेदपाट कौन से रीजन को? जो आज का प्रेजेंट ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं इस वाले रीजन को बोला जाता था मेदपाट, जिसको प्रागवाट नाम से भी जाना गया है पास्ट में। तो ये जो मेदपाट था इसी का नाम बदल करके फिर क्या बन गया? मेवाड़। तो इस तरीके से अपन मेवाड़ का जो नेम है उसके ओरिजिन को समझ सकते हैं। मेवाड़ की डायनेस्टी की अगर बात करें, मेवाड़ की डायनेस्टी जिसको आज के उदयपुर की डायनेस्टी भी बोला जा सकता है, आपने सुना होगा राणा जी का उदयपुर, ठीक है। तो उस तरीके से देखा जाए तो वर्ल्ड की जितनी भी डायनेस्टीज आज करंटली चल रही है उनमें ओल्डेस्ट डायनेस्टी मानी जाती है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट डायनेस्टी ऑफ अमंग ऑल द डायनेस्टीज इन राजस्थान एज वेल एज इन वर्ल्ड। इसके अंदर 2 ब्रांचेस के बारे में अपन स्टडी करेंगे मेवाड़ की डायनेस्टी में, एक तो रावल ब्रांच के बारे में, एक सिसोदिया ब्रांच के बारे में, ओके। और ये जो रावल ब्रांच थी पहले आती है, फिर उसके बाद में सिसोदिया ब्रांच आती है। आज अपन रावल ब्रांच को तो कवर कर ही देंगे पूरा। तो इनका ये मानना है कि ये लॉर्ड राम, भगवान राम के जो बड़े बेटे थे कुश, उनके ही सक्सेसर्स हैं, उन्हीं के सक्सेसर ही अपने आप को कंसिडर करते हैं। और इनको अलग से एक सब नेम या फिर एक तरीके से टैग भी मिला हुआ है, राणाज ऑफ मेवाड़ को। क्या? हिंदुआ सूरज, हिंदुआ सूरज का भी नाम इनको दिया गया है। तो ये थोड़ा सा अपन ने ब्रीफ इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ पर जानने की कोशिश की है मेवाड़ की। मेवाड़ के अंदर अगर बात की जाए तो ये गोहिल डायनेस्टी भी बोली जाती है। मेवाड़ के जो लोग राजा हुए हैं इनको गोहिल वंश के भी बोले जाते हैं। क्यों बोले जाते हैं? क्योंकि बेसिकली जब लगभग 6th सेंचुरी में या इससे पहले जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन से इनके एंसेस्टर्स उठे और आनंद नगर करके गुजरात में जगह जो आनंद है वहाँ पर आके सेटल हुए। फिर वहाँ से ये लोग वापस थोड़ा सा नॉर्थ में शिफ्ट हुए और वहाँ राजस्थान वाले रीजन में आकर के इन्होंने अपना खुद का एक रूल स्टैब्लिश किया। तो ये जो सारी एक्टिविटीज़ थी इनमें एक प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी आती है, उनका नाम था गोहिल, मतलब गुहादित्य। गुहादित्य नाम के एक आदमी हुए, इनके पूर्वज हुए मेवाड़ डायनेस्टी के। उन्होंने 566 में गोहिल डायनेस्टी की फाउंडेशन लगा दी थी। गोहिल इसलिए इन्हीं के नाम पे दे दिया, गुहादित्य इनका नाम था और उन्हीं के नाम पे ये गोहिल डायनेस्टी बनी। इन्होंने अपने आप को शुरुआत, मतलब ये जो फाउंडेशन स्टोन लगा था गोहिल डायनेस्टी का वो तो लगा था आनंद नगर गुजरात में, पर 565 ईस्वी में आकर के और ये नागदा उदयपुर में आके सेटल हो गए थे। नागदा का एक तरीके से इन्होंने एक इंडिपेंडेंट सिटी डेवलप कर दी थी, वहाँ से ये फाउंडेशन स्टोन लगता है गोहिल डायनेस्टी का। तो कहने का मतलब वही बात रिपीट करूंगा मैं, जम्मू कश्मीर से आनंद नगर से फिर आ गए नागदा, और नागदा में फिर इन्होंने 565 के अंदर ये इस्टेब्लिश करके और 566 के अंदर गोहिल डायनेस्टी का फाउंडेशन लगा दिया था। तो इस तरीके से गोहिलों का वंश शुरू होता है। इनके बाद में एक नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट किंग आते हैं, रूलर आते हैं, वो है बप्पा रावल, जिन्होंने रीन किया, जिनका रूल था 734 से 753 एडी में। इनको रियल फाउंडर ऑफ मेवाड़ भी बोला जाता है, क्योंकि नागदा के अंदर चलो
गुहादित्य ने फाउंडेशन स्टोन पुट किया, पर उसके बाद में जो वाकई में जो एक्सपेंशन किया, एक अंपायर बनाने की जो शुरुआत की, वो बप्पा रावल ने की थी। तो इन्हीं के नाम से फिर इनकी ब्रांच का नाम क्या पड़ जाता है, रावल ब्रांच पड़ जाता है। इनका बचपन का नाम था, देखो, कालभोज। कई बार ये चीज़ पूछ ली जाती है ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम्स के अंदर कि कालभोज किसका नाम था, तो वो थे बप्पा रावल, मेवाड़ के बप्पा रावल। ये हारित ऋषि के ही स्टूडेंट थे, हारित ऋषि के स्टूडेंट थे, और इन्हीं की कृपा से और इन्हीं के आशीर्वाद से इन्होंने, जब अपन ने मौर्यन डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर, तो आपने देखा होगा कि लास्ट मौर्यन डायनेस्टी का जो किंग था वो कौन था, मानमोरी। तो मानमोरी को हारित ऋषि के आशीर्वाद से बप्पा रावल ने हरा दिया और गुहिल डायनेस्टी ऑफ मेवाड़ का फाउंडेशन स्टोन पुट किया। वाकई में जो चित्तौड़गढ़ वाला जो रीजन है वहाँ पर अपना खुद का एक तरीके से रूल स्टैब्लिश कर दिया गुहिल डायनेस्टी का। बप्पा रावल ने राजस्थान के रीजन में सबसे पहले गोल्ड कॉइन इशू किए थे। गोल्ड कॉइन इशू करने वाला सबसे पहला कौन था, राजस्थान वाले रीजन में बप्पा रावल, जिनका नाम पुराना क्या था, बचपन में कालभोज भी इनका नाम बोला गया था। इन्होंने एक ट्रिपल अलायंस किया था, ट्राईपार्टाइट अलायंस, एक तो नागभट्ट के साथ में, एक जयसिम्हा के साथ में, और किसके अगेंस्ट में, जो अरब्स थे वो कंटिन्यूस अटैक कर रहे थे राजस्थान पे, तो उनको रोकने के लिए बैटल ऑफ राजस्थान में हराया था अरबों को नागभट्ट, जयसिम्हा और बप्पा रावल तीनों ने मिलकर के। तो इस तरीके से इनको एक रिकग्निशन मिलना शुरू हो गया था कि राजस्थान में भी एक ऐसी डायनेस्टी है, एक ऐसा अंपायर है जहाँ पर एक पावरफुल किंग रहता है। तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, द रियल फाउंडर ऑफ मेवाड़ भी बोला जाता है। इनके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट और भी बहुत सारे आए, पर उनमें से इंपॉर्टेंट पिक कर रहा हूँ मैं। तो एक थे खुमान सेकंड, इनका रूल था 828 से 853 एडी। इन्होंने मुस्लिम अटैक्स को लगभग 24 बार फेल किया था, ठीक है। और साथ में इनका जो रूल था, इसको गोल्डन एज ऑफ मेवाड़ भी बोला जाता है। गोल्डन एज इन मेवाड़ अगर आए तो खुमान का रूल माना जाएगा। फिर इनके बाद में जो इंपॉर्टेंट रूलर थे, जिनके टाइम पे कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुए थे, वो थे अलट। अलट ने रूल किया 1943 से 943 से 953 एडी में। इनको आलू रावल भी बोला जाता है, अगर ये नाम भी कहीं मिल जाए तो आप कंफ्यूज मत होना, अलट को ही आलू रावल बोला जाता है। जैसा कि अपन ने हुणों के बारे में ऑलरेडी पढ़ा था, तो वहाँ पर देखा था कि एक मेवाड़ के किंग ने हुण प्रिंसेस से शादी की थी। तो प्रिंसेस का नाम क्या था, हरिया देवी, और उस मेवाड़ किंग का नाम क्या था, अलट। तो इनकी शादी होती है। तो ये मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप भी इन्होंने इस्टेब्लिश करनी शुरू की थी। और इनके टाइम पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एडवांसमेंट या डेवलपमेंट हुआ, वो था इन्होंने मेवाड़ में फर्स्ट टाइम ब्यूरोक्रेसी स्टार्ट की थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना आपने को, अलट के टाइम पे जो हुआ था। फिर नेक्स्ट आते हैं जैत्रा सिंह। जैत्रा सिंह का अगर नाम कहीं पे आपको जैता सिंह भी लिखा हुआ मिले तो आप कंफ्यूज मत होना, जैता सिंह भी कई बार मिल जाता है। इन्होंने रूल किया 1213 से 1253 एडी तक। इन्होंने मेवाड़ के एक इम्पोर्टेंट प्लेस आहड़ को चालुक्यों से, साउथ की जो चालुक्य थे उनसे फ्री करवाया था। तो ये एक इम्पोर्टेंट इन्होंने एडवांसमेंट किया था। और साथ में अगर इनके बारे में देखा जाए तो एक बुक है हमीर माद मर्दन, जो कि जयसिंह सूरी या जयचंद सूरी भी लिखा हुआ कहीं मिल सकता है आपको। तो जयसिंह सूरी ने लिखी ये हमीर माद मर्दन, तो ये राइटर का बताना है। इन्होंने टर्क किंग इल्तुतमिश को बैटल ऑफ भूताला में, जो नागदा के पास पड़ता है, 1234 में हराया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये ध्यान रखना आप कि भूताला के युद्ध में, बैटल ऑफ भूताला के युद्ध में किस मेवाड़ के किंग ने टर्क किंग इल्तुतमिश, जो दिल्ली में राज कर रहा था, उसको हराया था। तो वो थे जैत्रा सिंह, या जैता सिंह भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है। इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो नागदा से शिफ्ट कर ली थी चित्तौड़, और चित्तौड़गढ़ के जो किले थे उनके चारों तरफ चार दीवारी बनवाई थी, रैम्पर्ट इन्होंने बनवा ली थी फोर्ट के, जिससे कि प्रोटेक्शन मिले। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो भी आ रहा था वो सारे में उनका टारगेट कहीं ना कहीं अपनी अंपायर एक्सपेंशन का था, बढ़ाना था अपना रीजन। तो वो मेवाड़ साइड में ज़रूर अटैक करते, और करते या ना करते, क्योंकि अगर साउथ में अगर उनको जाना था, गुजरात साइड में या थोड़ा और महाराष्ट्र साइड की बात करें, तो उनको मेवाड़ वाला रीजन तो क्रॉस करना पड़ता था। तो इस चक्कर से क्या होता था, इनको मेवाड़ से पहले लड़ना पड़ता था। तो ये सारी चीज़ें जो थी, इस वजह से इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जैता सिंह ने चित्तौड़गढ़ फोर्ट के चारों तरफ रैम्पर्ट, मतलब वहाँ की चार दीवारी बनवा ली थी। फिर
नेक्स्ट है वो है तेज सिंह। तेज सिंह ने रूल किया 1253 से 1267 एडी में। इन्होंने अपने आप को परम भट्टारक, महाराजाधिराज और परमेश्वर का टैग दिया था, खुद को टाइटल दिया था। इनके टाइम पे मेवाड़ पेंटिंग की एक तरीके से नींव लग गई थी, वो बात अलग है, एक्सप्लोरेशन बाद में होता है 17th सेंचुरी के टाइम पे। अमर सिंह जब ट्रीटी करेगा जहांगीर से, उसके बाद में कुछ ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। पर जो मेन एक कहते हैं ना शुरुआत कब हुई थी, तो तेज सिंह के टाइम पे आप देख सकते हो 13th सेंचुरी के अंदर ही ये मेवाड़ जो पेंटिंग स्टाइल है उसका एडवांसमेंट, उसका डेवलपमेंट शुरू हो गया था। और इनके टाइम पे एक पेंटर थे जिनका नाम था कमल चंद्र, और कमल चंद्र ने श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी नामक एक बुक, मतलब एक बुक का नाम था श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, इस बुक को पेंटिंग के फॉर्म में डिपिक्ट किया था, पेंटिंग इसकी बनाई थी। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये कई बार 2 नंबर सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में भी आता है और ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम में भी आता है कि श्रावण प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी ये किस राजा के टाइम पर या किसने ये पेंटिंग बनाई थी, तो ये अपने को ध्यान रखना है। तेज सिंह ने बलबन जब किंग बना था रजिया सुल्तान के बाद में, तो उसके बाद में जब बलबन बना था तो बलबन से इनका बैटल हुआ था 1255 से 56 के बीच में, तो बलबन को इन्होंने हरा दिया था। ठीक है, इनकी वाइफ थी जैतल देवी जिन्होंने श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल बनाया था चित्तौड़ में, तो ये चीज़ भी अपने को ध्यान रखनी है कि श्याम पार्श्वनाथ टेम्पल किसके टाइम पे बना था और किसके पेट्रोनेज में। तो पेट्रोनेज किसकी रही? जैतल देवी। ये किसकी वाइफ थी? तेज सिंह की वाइफ थी। तो इनके टाइम पे तेज सिंह के टाइम पे जो एडवांसमेंट, जो डेवलपमेंट वो अपन ने देखे। फिर नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट रूलर आए वो थे समर सिंह, जिन्होंने 1267 से 1301 एडी तक, मतलब 1267 से 1301 तक इन्होंने रूल किया। रॉयल एडिक्ट जो कुंभलगढ़ की है, जब अपन कुंभा के बारे में पढ़ेंगे, राणा कुंभा के बारे में नेक्स्ट वीडियो में, तो उसमें देखेंगे कि रॉयल एडिक्ट मतलब वहाँ पर जो कुंभलगढ़ फोर्ट है वहाँ पर एक बड़ा सारा एक चैप्टर लिखा हुआ है, यूँ मान लो दीवार पे। तो उस दीवार के ऊपर जो गुदाई हुई जो बातें हैं, जो मतलब पत्थर के ऊपर जो एक स्कल्पचर्स होते हैं उनके द्वारा गुदाई हुई जो बातें हैं, उनको बोल दिया गया रॉयल एडिक्ट। तो कुंभलगढ़ के अंदर जो रॉयल एडिक्ट लिखी हुई है उसके अंदर, उसमें समर सिंह को बताया गया है रॉबर ऑफ पावर ऑफ एनिमी, मतलब दूसरे की, अपने दुश्मन की ताकत को हरने वाला बताया गया है, रॉबर ऑफ पावर ऑफ एनिमी। तो ये चीज़ कई बार पूछ ली जाती है कि रॉबर ऑफ पावर ऑफ एनिमी किसको बताया गया है? समर सिंह को। और कहाँ पर बताया गया है? कुंभलगढ़ की जो रॉयल एडिक्ट है वहाँ पर बताया गया है। इनके टाइम पे जैन स्कॉलर भी थे और हिंदू स्कॉलर भी थे। जैन स्कॉलर में इंपॉर्टेंट जो थे वो थे रत्नप्रभ और पार्श्वचंद, ये 2 इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हुआ करते थे, जैन स्कॉलर। और अगर हिंदू स्कॉलर्स की बात की जाए तो भावचंद्र, वेद शर्मा और शुभचंद्र, ये इंपॉर्टेंट स्कॉलर्स हुआ करते थे समर सिंह के टाइम पे मेवाड़ में। समर सिंह के बाद में इनके बेटे किंग बनते हैं जिनका नाम है रावल रतन सिंह, राणा नहीं रावल ब्रांच ही चल रही है अभी अपनी, रावल रतन सिंह, जिन्होंने रूल किया 1301 से 1303। पद्मावत मूवी नहीं देखी है तो एक बार इंटरेस्ट लेके पद्मावत देख लो, सारा समझ में आ जाएगा रतन सिंह का क्या था। पद्मावत जो मूवी है उसके वो देख लो, अच्छी मूवी है। ठीक है, तो सन ऑफ समर सिंह इन्होंने रूल करना शुरू किया और ये रावल ब्रांच के लास्ट किंग थे, क्योंकि इसके बाद में फिर मेवाड़ के ऊपर ये जिनका अभी रावलों का जो रूल चल रहा था वो ख़त्म हो जाता है, एक बार ब्रेक लगता है, फिर वापस से रिवाइवल होता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। इनकी शादी गंधर्व सेन, जो कि सिंगल द्वीप, सिंगल आइलैंड को, हाँ श्रीलंका, आज का श्रीलंका है, उसको पास्ट में क्या बोलते थे? सिंगल आइलैंड। वहाँ के किंग थे गंधर्व सेन। उनकी बेटी से, जिनका नाम था पद्मिनी, उनसे इनकी शादी होती है रतन सिंह की। ठीक है, और कुछ स्कॉलर्स का तो ये मानना है कि ये जो पद्मिनी थी ये भाटी प्रिंसेस थी, मतलब जैसलमेर की राजकुमारी थी। पर मेजरली जो है जिसके ऊपर ज़्यादा कंसेंट है, सब मानते हैं, वो है कि पद्मिनी श्रीलंका की बेटी थी, श्रीलंका की प्रिंसेस थी, सिंगल आइलैंड की प्रिंसेस थी। तो पद्मावत एक नॉवेल है जो मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा। उसके अकॉर्डिंग अलाउद्दीन खिलजी ने 28 जनवरी 1303 को ये जो पद्मिनी थी, जिनका नाम पद्मावती भी कई जगह आपको मिल सकता है नाम, तो ये पद्मिनी थी, वो बहुत ही ब्यूटीफुल थी, इसलिए इनके ऊपर अपने एक पजेशन लेना कि हाँ मुझे लेके जाना है इनको,
तो इस चक्कर से अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक कर दिया चित्तौड़ के ऊपर। वजह कि टू टेक अवे ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी, पद्मिनी को ले जाने के लिए इसने अटैक कर दिया। अब ये जो बैटल होता है, इस बैटल की बहुत लंबी स्टोरी है, जिसकी स्टोरी के बारे में अगर आप सुनना चाहो तो इसमें होता क्या है कि अलाउद्दीन खिलजी को ये पता पड़ता है कि रावल रतन सिंह की वाइफ है जो पूरे हिंदुस्तान में सबसे ब्यूटीफुल है। तो वो चीज़ अलाउद्दीन खिलजी के दिमाग में थोड़ी सी घर कर जाती है कि हाँ मुझे अब कैसे भी करके पाना है। तो वह कैसे भी करके ट्रेचरी से, धोखेबाजी से वो फिर रतन सिंह से बात करके, और रतन सिंह के जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट था वहाँ चला जाता है और फिर डिमांड करता है कि हमने सुना है कि आपकी पत्नी बहुत सुंदर है, तो आप हमें एक झलक तो दिखाओ। तो वो झलक दिखाने के चक्कर में क्या होता है कि रतन सिंह उसकी बात मान लेता है। तो बस इस बात के ऊपर जब थोड़ी सी देर की एक झलक अलाउद्दीन खिलजी को दिखाई जाती है तो उसके और मन में आती है कि अब तो मैं इसे कैसे भी करके पालूं। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए और फिर रतन सिंह को वो धोखे से अपने पास बुलाता है, और रतन सिंह का क्या कर लेता है, अलाउद्दीन खिलजी अपने कैंप में बुला करके किडनैप कर ले जाता है दिल्ली। फिर किडनैप होने के बाद में फिर ब्लैकमेलिंग शुरू होती है अलाउद्दीन खिलजी की कि पद्मिनी आ जाए तो मैं छोड़ दूंगा इसको, रतन सिंह को। फिर उस केस में क्या होता है कि पद्मिनी ने दिमाग लगाया और अपने साथ में 700 से ज़्यादा वॉरियर्स को औरतों के भेष में ले गई, और ये कहा कि हमारे यहाँ पर अगर कोई भी क्वीन एक हमारे मतलब इससे बाहर निकलती है, फोर्ट से बाहर निकलती है, तो वो पूरा अपने ग्रुप के साथ में निकलती है। तो उस केस में क्या होता है कि अपने साथ में 700 से ज़्यादा जो वॉरियर्स थे उनको औरतों का भेष पहनाया, और उसके साथ में वो फिर चले गए दिल्ली। और फिर वहाँ पर जा कर के फिर फाइट होती है, और अलाउद्दीन खिलजी के वहाँ से रतन सिंह को छुड़वा के लेके आती है रानी पद्मिनी। और फिर वापस यहाँ आने के बाद में चित्तौड़ में फिर इनका बैटल होता है, और उस बैटल के अंदर क्या होता है वो अपन अब देखते हैं। तो इस बैटल में जब अटैक किया अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 में, तो उस बैटल के अंदर गोरा जो कि अंकल थे पद्मिनी के, और बादल जो कि पद्मिनी का भाई था, तो इन्होंने और साथ में रतन सिंह, इन सब ने मिलके ये बैटल लड़ा था, जिनमें इनकी मोटे मोटे जो भी मतलब एक लीडर्स थे मेवाड़ के, उनकी सबकी डेथ हो जाती है। और डेथ होने के बाद में पद्मिनी परफॉर्म करती है जोहर, और कौन सा जोहर, अग्नि जोहर करती है, जिसमें वो आग में गिर जाती है। तो ये जो साका हुआ, इसके अंदर क्या हुआ, एक तरफ तो केसरिया क्लोथ पहन करके मेल वॉरियर्स बाहर निकल गए, अपनी लाइफ को सेक्रीफाई किया, और दूसरी तरफ जब ये केसरिया के अंदर मेल्स की डेथ हो गई, ये लगा कि हाँ अब चित्तौड़ हारने वाला है, तो उस कंडीशन में फिर अंदर जो चित्तौड़गढ़ की जो बाउंड्री थी उसके अंदर पद्मिनी ने लगभग 1600 से भी ज़्यादा औरतों के साथ मिलकर के और अग्नि जोहर परफॉर्म किया। कैसा परफॉर्म किया, अग्नि जोहर मतलब आग लगा करके और उसमें कूद गए और मर गए। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी इज्जत को बचाया। तो ये जो जोहर था ये चित्तौड़गढ़ का पहला था और राजस्थान का बिगेस्ट, मतलब इतनी औरतों ने एक साथ, जो प्रीवियस अपन ने कौन से साके की बात की थी, रणथंभौर में, जहाँ रंग देवी, रानी रंग देवी ने किया था, तो उससे भी ज़्यादा यहाँ पर औरतों ने यहाँ पर सेक्रीफाई किया था। ये राजस्थान का सेकंड जौहर था। फर्स्ट जौहर कौन सा था, रणथंभौर का, और वो भी अलाउद्दीन खिलजी की वजह से ही हुआ था। कब हुआ था, 1301 में। अलाउद्दीन खिलजी ने जब ये अपना बैटल जीता तो उसके बाद में इसने चित्तौड़गढ़ को अपने बेटे को सौंप दिया, जिसका नाम था खिज्र खां। इस वजह से इस चित्तौड़गढ़ का फोर्ट का नाम बदल के भी क्या कर दिया था, खिज्राबाद। क्या कर दिया था, खिज्राबाद। इस पूरे बैटल के बारे में अमीर खुसरो, जो उस टाइम पे अलाउद्दीन खिलजी के साथ में ही आया था इस बैटल के टाइम पे, तो उन्होंने अपनी एक बुक जिसका नाम क्या है, खजाइनुल फुतू, क्या है, खजाइनुल फुतू, इसमें अमीर खुसरो ने इस बैटल के बारे में बताया, पर ऐसा कुछ नहीं बताया कि अंदर ये पूरा साके का परफॉर्मेंस हुआ था जिसमें केसरिया और जौहर दोनों काम किए गए थे। इस तरीके से 1303 के इस बैटल के बाद में रावल ब्रांच का एंड हो जाता है, ठीक है। और कुछ टाइम बाद में फिर जो जालोर के चौहान थे जिनके बारे में अपन बात कर चुके हैं, उन चौहानों में से एक थे मालदेव चौहान, जिनको मुछल्ला चौहान, मुछल्ला मतलब मूछ वाला, मस्टैच होती है ना, मूछ वाला, तो उनको मुछल्ला मालदेव बोला जाता था। उसने फिर यहाँ पर रूल करना शुरू कर दिया था, कहाँ पर, मेवाड़ वाले रीजन में। तो इस तरीके से रावल ब्रांच का एंड होता है। पर
अब छोटी सी एक इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि जब ये बैटल शुरू होता है तो रतन सिंह को मतलब इतना आइडिया तो लग जाता है कि या तो जीतेंगे या हारेंगे। तो जीतेंगे तो फिर तो ठीक है, हारेंगे मतलब अपन मरना ही है, क्योंकि राजपूत या तो जीतते हैं या फिर मरते हैं। जसवंत सिंह के बारे में अपन ने ऑलरेडी देखा था, प्रीवियस जो मेवाड़ के जो राठौड़ थे उनके बारे में देख लिया था, ध्यान होगा आपको, नहीं देखा हो तो जाके देख लो कि हाँ क्या कहा जाता है कि राजपूत या तो जीतते हैं या फिर मरते हैं, दोनों में से एक काम होता है, हार के घर वापस नहीं आते। तो उस कंडीशन में रतन सिंह ने भी क्या कर दिया, अपने कुछ 2 रिलेटिव्स को, राहप और माहप को, जो कि गोहिल डायनेस्टी के ही थे, उनको जंगल में भेज दिया कि अगर हमारा सब कुछ ख़त्म हो जाता है तो आप गोहिल डायनेस्टी को फिर से रिवाइव करोगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए राहप और माहप चले जाते हैं। फिर राहप जो है उसने वापस कोशिश की कि चित्तौड़ को कैसे भी करके गोहिल डायनेस्टी के अंडर में वापस लाया जाए, और ये राहब जो था ये सेटल हो गया था सिसोदिया विलेज, वहीं मेवाड़ वाले रीजन में सिसोदिया गांव, और सिसोदिया गांव में सेटल होने की वजह से इस राहब के जो भी सक्सेसर्स हुए उनको सिसोदिया डायनेस्टी के बोला गया। और इसी डायनेस्टी में जो एक इम्पोर्टेंट फर्स्ट रूलर आते हैं, रूलर तो बहुत आए बट फर्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर सिसोदिया डायनेस्टी का है राणा हमीर। हमीर देव नहीं है, ध्यान रखना, हमीर देव तो वहाँ का था, चौहान था, ये राणा हमीर है, ठीक है। अब ये राणा ब्रांच शुरू हो जाएगी। आप अभी तक तो क्या चल रहा था, रावल ब्रांच, अब चल रही है राणा ब्रांच शुरू हो जाएगी। इस तरीके से ये सेकंड ब्रांच जो है, फर्स्ट ब्रांच रावल ख़त्म होती है, दूसरी जो है सिसोदिया जिसके किंग्स को राणा बोला जाएगा, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप आज का अपना ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो आप मुझे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।